द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज 2-3 विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो ये है कि ट्रंप साहब जो इतने सख्त नज़र आ रहे थे वो थोड़ा नरम पोलाइट नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने मैक्सिको पर और कनाडा पर लगाए गए कस्टम ड्यूटी को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है और कुछ शर्तों पर समझौता हुआ है, और वो समझौता अगर कंप्लाई विद होता है तो मेरा ख्याल ये परमानेंटली हटा रहेगा। मतलब जो कस्टम ड्यूटी लगाई थी, द ऑर्डर विल बी परमानेंटली डेफर्ड। रहा सवाल चीन का, चीन पर वो कह रहे हैं कि आज रात से बढ़ाई हुई कस्टम ड्यूटी के ऑर्डर्स लागू हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भी कोई ना कोई आपस में कंप्रोमाइज या बार्गेनिंग होकर रहेगा, क्योंकि ना तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को और ना चाइना अफोर्ड कर सकता है। कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट ऑन सर्टन इश्यूज ऑन विच देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना शुड बी सेटल्ड। इस दबाव में ये है कि चाइना भी झुक जाएगा थोड़ा और कुछ अमेरिका भी झुक जाएगा। अमेरिका की हालत भी खराब हो जाएगी अगर इसको लागू किया तो, इस ऑर्डर को। तो इसीलिए रात को अमेरिका के बाजार जो शुरुआत में टूटकर खुले थे, अच्छी तरह टूट के खुले थे, नैस्डैक 500 था, डॉ जोन्स 600 था, वो सुधर गए बाद ऑलमोस्ट एक नॉर्मल माइनस रेड में रहे, नॉर्मल। अब दूसरी और ये ठीक हो जाएगा, बाजार का सेंटीमेंट ठीक है, इंडिया के बाजार भी ठीक खुले हैं आज, और इंडिया के बाजारों में इटसेल्फ में कोई कमजोरी नहीं है। जो कमजोरी थी वो कमजोरी दूर हो रही है धीरे धीरे। लिक्विडिटी प्रॉब्लम के कारण कंपनीज की वर्किंग खराब हो गई थी। फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए थे, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट नॉर्मल आए, अच्छे, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठीक है। मतलब ये सुधार का संकेत दे रहे हैं। मेरा तो भरोसा है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। शेयर मार्केट कब डूबते हैं? जब गवर्नमेंट में आर्थिक क्षेत्र पर, व्यापार के क्षेत्र पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर पॉलिसी पैरालिसिस होता है। तो पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल नहीं है। 6 तारीख को आरबीआई की मीटिंग है, ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शायद 25% इंटरेस्ट ये रिड्यूस कर दें, उससे भी सेंटीमेंट गर्म आएगा। एंड मिस्टर मल्होत्रा, हु इज गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज रियली ए जेन्युस। बहुत अच्छे इंसान है, राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, मैं भी उनसे मिला हूँ 1-2 बार, बहुत अच्छे सुलझे व्यक्ति। अब सवाल ये उठता है कि आज कौन से शेयर पे चर्चा की जाए। आज शेयर पे चर्चा करेंगे वो शेयर इतना मजबूत शेयर है, और मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मजबूत मैनेजमेंट, उससे ज़्यादा मार्जिन और उससे ज़्यादा ग्रोथ जो आ चुकी है, वो ग्रोथ की संभावनाएं, सॉलिड एसेट बेस मेरे ख्याल तो और किसी शेयर में नहीं है इंडिया के अंदर। इवन चाहे रिलायंस भी ठीक है, रिलायंस खराब नहीं है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, और ये और बड़ी बड़ी कंपनियां और भी हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, मतलब एचसीएल टेक्नो है, ये भी मजबूत हैं, लेकिन वो तो इतना मजबूत शेयर है कि वो कभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घट भी गई मान लो तो भी मैं समझता हूँ कोई चिंता वाली बात नहीं। वैसे तो घटी नहीं है, चाहे धीरे की प्रोग्रेस चाहे स्लो की, लेकिन प्रोग्रेस की है। और अब तो पिछले 1-1.5 साल से तो गति बहुत तेज है, क्योंकि उस कंपनी के ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विल चालू। कम से कम ये कंपनी कम से कम आने वाले सालों में 70-80 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब कब तक? मतलब ये समझिए आप सन 2030 तक इन्वेस्टमेंट करेगी। अभी बताएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। अब आप इस शेयर का नाम जानने के लिए आतुर होंगे। इस कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट एंड शेल्स। अडानी के नाम से बहुत से लोग चौंकते हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूं, भाई ये तो बताओ किस अडानी के ऊपर आरोप क्या है? इसने क्या गुनाह किया है, क्या क्राइम किया है जिससे आप ये कहते हो ये हो वो हो? सुनी सुनाई बातों के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में पढ़ करके हम अपना नुकसान कर लें, ये कोई समझदारी है क्या? मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मोदी जी से कोई दोस्ती है मेरी, कुछ नहीं। मैं तो अच्छा, आई अप्रिशिएट द गुड, आई लाइक द गुड, जिसमें आपका भविष्य सुधर सकता है, और ईमानदारी से। मैं बेईमानी करने की नहीं कह रहा हूँ आपको। ये लिस्टेड शेयर है अडानी का,
भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर है ये, मतलब तो लिस्टेड एंटिटी वो है, इट मीन्स लीगल है। अगर कोई गड़बड़ होती डिलिस्ट कर देते इसको। और भारत के मतलब विदेशी संस्थानों के पास में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। आप तो ये कैसे साहब अडानी के शेयर को हम नहीं मत खरीदो भाई, किसका क्या लेते हो मत है। ये कोई मैं कोई प्रेशर थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं तो आप इसके बारे में बता रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो सुने, जिसकी इच्छा हो ना सुने। एंड बट आई कैन से मेरे पास क्वांटिटी में है शेयर, और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने से कोई ये शेयर तेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने से 2-4 लाख शेयर लोग खरीद भी लेंगे। 2-4 लाख शेयरों की खरीद से अडानी पोर्ट की तंदुरुस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं इसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा तो एक तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे कोई ऐसा मत कहें साहब अडानी खराब है, और खराब है तो आप माने, अपनी इच्छा है। बाकी मुझे दोषी मत करें साहब, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। कई तो आदमी कहते क्यों हो जाएगी भाई, व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, दिस इज द थिंग। ये अज्ञानता जो है, अज्ञानता के अंधेरे से दूर ऊपर उठिए और अपने आप को प्रबल और संबल बनाइए, और इन चीज़ों फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो अडानी पोर्ट के पहले तो ये कहते हैं पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं। गुजरात के अंदर 4 पोर्ट हैं, चार पोर्ट हैं, मुंद्रा, दहेज, हजीरा एंड ट्यूना टर्मिनल। उड़ीसा के अंदर गोपालपुर और धर्मा पोर्ट है। गोवा के अंदर ये मर्मगोवा पोर्ट है। केरला के अंदर विजयन गोल है, और तमिलनाडु में कोटापल्ली और एनोर में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कृष्णापत्तनम में है। महाराष्ट्र के अंदर एक पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है। उस तरह कुल 14 पोर्ट इनके भारत में है। यानी यूं मानिए जो भी राज्य समुद्र से लगता हुआ है भारत का, उस हर राज्य में इनका पोर्ट है। तो नाउ दे और कवर्ड द इंडिया एज ए होल, और कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है। केवल मात्र 20 साल का इतिहास है अडानी पोर्ट के पीछे, जिसमें इन्होंने इतनी प्रगति करी। 14 पोर्ट बनाए, 3 फॉरेन में बनाए। 3 फॉरेन में कहाँ हैं? कोलंबो के अंदर है एक, तो कोलंबो में है। इजराइल में हैफा पोर्ट नाम है उसका, और तंजानिया में है दारेसलम उसका नाम है। इस तरह 14 और 3 17 पोर्ट बना दिए। तो 20 साल के इतिहास में जिस आदमी ने 17 पोर्ट बनाए, उस आदमी की क्षमता, काबिलियत, कैपेबिलिटी का आप अंदाज लगा लीजिए। और तो काम किए ही हैं दुनिया भर के, और दुनिया भर की इंडस्ट्री लगाई है, दुनिया भर के एक्विजिशंस किए हैं, दुनिया भर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। बाकी ऑन एन एवरेज करीब 1 साल में 1 पोर्ट बनाना हो गया। एंड मुंद्रा पोर्ट द बिगेस्ट पोर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, जबरदस्त कैपेसिटी। दूसरी बात, इन्होंने लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी बहुत जबरदस्त प्रवेश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक का बिजनेस शुरू किया जाए, जो कि ट्रकिंग बिजनेस, उसमें ये काम कर रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं कई जगहों से लाएंगे और अपने पोर्ट्स पे छोड़ेंगे, अनलोड करेंगे, जहाजों में लोड करेंगे हैं। तो इनका जो कपेक्स प्लान बता दूं अब मैं आपको। कपेक्स प्लान ये है दोस्तों, FY25 में तो 11,500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिस पर काम चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए के काम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जिसके पूरे होते उसके भी रिजल्ट आएंगे। और 45 से 50,000 करोड़ रुपया सन 2030 तक के प्लान बता रहा हूं मैं। 45 से 50,000 करोड़ रुपया डोमेस्टिक पोर्ट्स पे खर्च करेंगे। 20 से 25,000 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक पे खर्च करेंगे, लॉजिस्टिक सर्विसेज पे। कंपनी ट्रक बनाएंगे, ट्रक खरीदेंगे, कंटेनर्स खरीदेंगे दुनिया भर का। और तीसरा काम है 5,000 करोड़ रुपया विल बी स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ द डोमेस्टिक पोर्ट्स। और इसके अलावा विदेश में भी अगर कोई पोर्ट बिकने को मिला या कोई पोर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो अडानी जी चूकने वाले नहीं है आपसे तक। हैंडलिंग टारगेट ऑफ फ्रॉम दीज पोर्ट्स इज 1 बिलियन टन पर ईयर अप टू द ईयर 2030। अभी 460 बिलियन टन इस साल ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिलियन टन, 460 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी 46 करोड़ रुपए। यानी सन 2030 तक ये जो इनकी लॉजिस्टिक कैपेसिटी है शिप्स के ऊपर, वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इसके फाइनेंशियल डाटा पर विचार कर लेते हैं।
2,38,695 रुपये। प्राइस इसका शेयर का 1105 रुपये है आज। 1,068 तक गया था अभी और ऊंचाई में 1700 तक। हाई लो 52 वीक का देख लेते हैं, 1,621 रुपये और 994 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 22.7, मिट्टी के भाव है। बुक वैल्यू 265 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.55, ये भी ठीक है भाई, ½ % डिविडेंड दे रहा है, कैपिटल इंटेंसिव है ये। एक्चुअली ये सर्विस सेक्टर ही मानना पड़ेगा, पैसा एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 0, केवल मात्र स्टाफ की सैलरी है, बिजली का बिल है। ROC 12.9 है, ROE 18.1 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज। 5 साल में क्या दिया, 380 रुपये का रेट था 5 साल पहले, आज 1105 है। यानी ये प्रोग्रेसिव पीरियड था, इसका कैपेक्स पीरियड था। कैपेक्स पीरियड के दौरान कंपनी अपने रिवार्डिंग जो शेयर की प्राइसेस से थोड़ा सा सुस्त हो जाती हैं, मतलब उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। रिलायंस का भी ये बड़े ग्रुप जो भी हैं, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट एज था 5 साल। बहुत इन्वेस्टमेंट किए, काफ़ी जम गए हैं। अभी ये ग्रोथ देना, भारी ग्रोथ दे रहे हैं। 2.90 टाइम कर दिया 5 साल में, तो 5 साल में अगर 2.3 गुना करीब मानिए, 3 गुना हुआ। और ये है कि 1621 से जाकर के 1105 के रेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं आज इसको। अगर 1600 पे किया जाता तो मैं बताता हूँ आपको, 200, 380 और 1600, 1621/380, तो ये 4.26 हो जाता है 5 साल में। इससे बढ़िया रिटर्न क्या होगा। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है। ये जम चुके हैं पूरी तरह से, और जम करके उन प्लांट्स की, उन पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ट्रकिंग का बिजनेस में कमाएंगे, लॉजिस्टिक बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। दे विल अर्न 50,000 करोड़ रुपया और लगाएंगे, दे विल अर्न बाय दैट इन्वेस्टमेंट। इन पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अच्छा, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा ये है कि हम 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे। वैसे तो 10 क्वार्टर्स के नहीं, 10 का 5 साल के 20 क्वार्टर्स का मैं आपको चार्ट दे रहा हूं, मतलब पूरा टेबुलेशन दे रहा हूं 20 क्वार्टर्स का, सन 2020 से लेकर अभी तक का। आप देख लें उसको यहां पर स्क्रीन पर। और मैं जो कंपैरिजन को आपको एनालाइज करके बताऊंगा वो 3 क्वार्टर्स की बात है, दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24। सेल दिसंबर 23 में सेल थी इनकी 6,920 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में हुई 7,067 करोड़ रुपए, और दिसंबर 24 में हुई है 7,964 करोड़ रुपए, यानी अबाउट 8,000 करोड़ रुपए मान लीजिए। तो सेल में एक साल के अंदर जबरदस्त इजाफा है। मैं बताता हूँ सेल में क्या होया। 7,964 अपॉन 6920 करीब 15% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट में तो जबरदस्त जंप आया। नेट प्रॉफिट में वही करीब 15% का ही प्रॉफिट में आया एक साल में जंप। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके FY 23 में 61% थे, सितंबर 24 में 60% हुए, और अभी दिसंबर 24 में भी 60% मार्जिन आया इनका। नेट प्रॉफिट 2,208 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 2,413 करोड़ रुपए, और दिसंबर 24 में 2,518 करोड़ रुपए। तो अडानी, अच्छा EPS क्या आई है, 10 रुपये 22 पैसे EPS थी FY 23 में, क्वार्टरली बता रहा हूँ मैं आपको ये। और सितंबर 24 में 11 रुपये 32 पैसे आई, और दिसंबर 24 में 11 रुपये 67 पैसे आई। इस क्वार्टर में 14% ग्रोथ आई है। इससे पहले क्वार्टर में 30-35%, 25% ग्रोथ आई है, और कुल मिला के इस फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में इनकी ग्रोथ 32% है, और TTM में 32% है। सुपर ग्रोथ है। मतलब अभी इनकी कॉनकॉल नहीं आई है, कॉनकॉल पढ़ेंगे, उसमें इन्होंने क्या एश्योरेंस दिए हैं, इस पे चर्चा हुई। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंपैरिजन कर लेते हैं।
मैं पिछले 5 साल के डाटा आज आपको, ये जो टेबल है इसमें स्क्रीन पर इस पे दे रहा हूं, देखें प्लीज इसको। 3 सालों को हम कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 19, FY 23 और TTM। सेल्स 10,925 करोड़ रुपए, FY 19 में सेल थी 10,925 करोड़, FY 23 में कितनी आई? 20,852 करोड़, यानी डबल हो गई 4 साल में। और इस साल कितनी आई? TTM में कितनी है, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 29,487 करोड़। कंटिन्यूअस ग्रोथ है दोस्तों, कंटिन्यू ग्रोथ है। और ये इन्वेस्टमेंट अभी हुए ही हैं, अभी इनके पूरे हुए हैं, एक्सपांशन है, नए पोर्ट्स का एक्विजिशन है, उसके रिजल्ट आने हैं। गवर्नमेंट इज वरी कि ये अडानी हमारा सारा बिजनेस छीन लेगा। हमारी गवर्नमेंट की जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका सारा बिजनेस छीन ले जाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से देखिए सरकारी जो मशीनरी है वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकती। उसका कारण है उनको एक सर्टन कानून कायदों में बंध के काम करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग मल्टी लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है। और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं। ये इनकी कोई लक्ष्मण रेखाएं तय नहीं है, कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और नेट प्रॉफिट क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सन FY 19 में भी 60% थे और आज भी 60% है। तो दे आर मेंटेनिंग द मार्जिन। ये नहीं कि साहब बिजनेस बढ़ गया, ब्याज का बोझ आ गया, मार्जिन गिरा, ऐसा कुछ नहीं। ये 60% मार्जिन किसको कहते हैं भाई? है ही नहीं किसी में भी। IT की कंपनी में नहीं है, फार्मा कंपनी में नहीं है, FMCG में नहीं है, कोई मेटल में नहीं, कहीं भी नहीं है। होटल इंडस्ट्री में भी नहीं है, इवन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में नहीं, जो पैसे ही लेते हैं। ये तो बहुत हाई मार्जिन है। उन सब के जो मैं बता रहा हूं प्रॉफिट मार्जिन 25-30% से नीचे है। मतलब IT इंडस्ट्री में TCS का मार्जिन सबसे हाईएस्ट है जो 25% है, फिर इन्फोसिस का है 22%। टाटा स्टील एक जमाना था जब 30-35% के मार्जिन देती थी, आज 10-12% की मार्जिन देती है। अनदर थिंग, होटल इंडस्ट्री में टाटा का जो इंडियन होटल है उसका 30% मार्जिन है। तो ऐसी सूरत में ये 60% जो पैसा लगना था वो एक बार लग गया इनका। अब तो जो कर्जा भी अगर मान लो लिया है इन्होंने, डेट लिया है इन्होंने, चुका देंगे। 12-15 हज़ार 20,000 करोड़ रुपए साल कमाने वाली कंपनी के लिए क्या कर्जा माने रखता है? नथिंग, कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 10,053 करोड़ रुपए का है TTM में, और FY 19 में 4,045 करोड़ रुपए था। 2.5 गुना हो गया प्रॉफिट 5 साल में। अर्निंग पर शेयर 19.27 थी FY 19 में, जो अब बढ़ करके और 46.84 हो गई TTM में, यानी 2.5 गुना हो गई। तो ये तो बहुत रेयर कंपनी है इसी। मतलब अगर आप इंडिया की 100 कंपनियों की लिस्ट बनाओगे इस समय, 100 कंपनी मिलेंगी जिन्होंने 5 साल में 2.5 गुना कर दिया है प्रॉफिट को। इट्स ए रेयर अचीवमेंट। गालियां दो मोदी अडानी जी को, मेरे कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको आपके भले की बात बता रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, रिश्तेदारी नहीं है मेरी कोई मतलब। अच्छा, अब इक्विटी कितनी है? इक्विटी बहुत छोटी है। जिस कंपनी का आज असेट बेस, अगर इसकी देखिए, इनकी जो रिजर्व हैं 56,744 करोड़ रुपए के, इक्विटी 432 करोड़ रुपए, बोरोविंग 50,485 करोड़ रुपए, और अदर लाइबिलिटी 18,354 करोड़ की। इस तरह 1,26,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। अगर इसका रिवैल्यूएशन किया जाए इनकी असेट्स का, तो मैं समझता हूं ये 3 लाख करोड़ से कम नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन असेट है, वो तो प्योर असेट है। मुंद्रा में आप देखो, जो इन्होंने 2003-4 में जमीन मिली थी इनको, डेवलपमेंट किया, जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं वहां पर। इनको जमीन मिली होगी 10-20 रुपए गज में, 1 रुपए गज में। आज मैं कहता हूं मुंद्रा पोर्ट इटसेल्फ की जमीन भी 1,50,000 रुपए गज से कम की नहीं। बिल्कुल शहर बना दिया, रोशन कर दिया उसको चमाचम। और डेट जो है, बोरोविंग कुल 50,000 करोड़ की है, कोई माने नहीं रखती। अगर ये कंपनी 15,000 करोड़ रुपए कमा रही है, 2.5-3 साल में कर्जा चुक जाता है, खत्म कर, ब्याज का बोझ भी फिनिश है मतलब। और वर्किंग कैपिटल डेज भी कुल 19 है इनकी मतलब, क्योंकि ये तो पैसा हाथों हाथ लेते हैं मतलब। पोर्ट सर्विस का पैसा हैंड टू हैंड कैश आता है, कैश का बिजनेस है। लोग ITC को कहते हैं कैश में बेचती है, यूनाइटेड स्पिरिट को कहते हैं दारू बेचती है कैश में। ये हाथों हाथ लेते हैं, पहले पैसा जमा करते हैं, फिर एंट्री देते हैं। ये मतलब चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो, मतलब नकद होल्डिंग
होल्डिंग किस किस की है? प्रमोटर की 65.89%, एक भी शेयर मैनेजमेंट का गिरवी नहीं है मतलब। FFI 13.94%, DII 14.20, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है और पब्लिक का 5.96। ओवर ओन्ड भी नहीं है, ये लेसर होल्डिंग है इसकी। पब्लिक के पास मात्र 5.96% माल है और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 12,53,858। तो दोस्तों, अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन करके, अध्ययन करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निर्णय लेके कुछ करें। मेरे को कोई कमीशन पानी नहीं मिल रहा है आपसे मैं आप लोगों के कल्याण के लिए काम करता हूं। तो दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।